नमस्कार दोस्तों, हिम मैथ स्टडी चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो लाए हैं आपके लिए कुछ और इम्पोर्टेंट मैथ्स के क्वेश्चंस जो कि इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आपके आने वाला, चाहे वो एचपी पंचायत सेक्रेटरी का एग्ज़ाम है, चाहे वो एचपी पटवारी का एग्ज़ाम है, चाहे वो एचपी जेवीटी टैट या नॉन मेडिकल, कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। वीडियो को आपने पूरा देखना है, ध्यान से देखना है, क्योंकि हर एक टॉपिक से क्वेश्चन कवर करने की हमने यहाँ पे कोशिश की है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। एक नंबर आपको दिया है 5.09 के ऊपर बार लगा हुआ है। इस नंबर को आपको फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करके लिखना है। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, जो आपको नंबर दिया हुआ है 5.09, इसको आपको x मान लेना है। तो ये नंबर 5.09, इसको हमने x मान लिया। 09 के ऊपर यहाँ पे बार लगा हुआ है, ठीक है। बार को जब आप रिमूव करोगे तो बार का मतलब क्या है, बार का मतलब ये है कि ये जो 09 है ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो 09 09 09 ये ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। अब इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेना है। फर्दर स्टेप में क्या होगा, ये जो इक्वेशन नंबर 1 हमने ली है, इसको दोनों तरफ आपने 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। अच्छा, 100 से मल्टीप्लाई क्यों करना है, क्योंकि पॉइंट के राइट साइड में देखो, बार जो लगा है वो 2 डिजिट्स के ऊपर लगा है और 2 ज़ीरो किस में होती हैं, 100 में, इसलिए आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी लेफ़्ट साइड तो बन जाएगी 100x और राइट साइड क्या बन जाएगी, ये जो 09 है ये आ जाएंगे आपके लेफ़्ट साइड में। तो ये 509 यहाँ पे लेफ़्ट साइड में बन जाएगा और पॉइंट के राइट साइड में क्या होगा, 09 09 09, ठीक है। यही चलता रहेगा। अब ये इक्वेशन आपने सेकंड कंसिडर कर लेनी है। इसके बाद इक्वेशन फर्स्ट को आपने इक्वेशन सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो लेफ़्ट साइड क्या बन जाएगी, 100x माइनस एक्स क्या आ जाएगा, 99x आ जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू राइट साइड क्या बन जाएगी, देखो 509 में से जब आप 5 माइनस करोगे तो 504 बचेगा, तो 504 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ से निकाल लो आप, तो कितनी आ जाएगी, 504 डिवाइड बाय 99, ठीक है। अब ये नंबर्स जो हैं दोनों, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों, ये 9 से डिवाइड हो जाते हैं। तो 9 से इनको डिवाइड कर दो, यहाँ 11 आ जाएगा, 56, तो 56/11, तो ये बनेगी फ्रैक्शन फॉर्म। पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा, इस क्वेश्चन में बोला है कि एक स्टूडेंट ने एक नंबर को 4/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, जबकि उसको 5/4 से मल्टीप्लाई करना था। तो आपको जो कैलकुलेशन में एरर आया, वो एरर आपको परसेंटेज में निकालना है। देखो, यहाँ पे एक नंबर है, उसको 4/5 से उसने मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई करना किससे था, 5/4 से मल्टीप्लाई करना था। अब वो नंबर क्या होगा, तो हम मान लेते हैं वो नंबर क्या है, ये 5 और 4 का एलसीएम ले लो आप। जब 5 और 4 का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 20। तो हमने नंबर मान लिया वो 20। तो जब वो स्टूडेंट 20 को 4/5 से मल्टीप्लाई करेगा तो उसको कितना आंसर मिलेगा, 16। और जब वो 5/4 से मल्टीप्लाई करेगा तो उसको कितना आंसर मिलेगा, 25, ठीक है। तो उसको आंसर तो मिलना चाहिए था 25, गलती से उसका आंसर कितना आ गया, 16, क्योंकि उसने 4/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, जबकि मल्टीप्लाई उसको 5/4 से करना था, ठीक है। तो उसका एरर कितना आ गया, आंसर आना चाहिए था उसका करेक्ट 25, पर उसका आंसर कितना आ गया, 16। तो एरर कितना आया, जो एरर आया ना यहाँ पे ई फॉर एरर है, वो हमने परसेंटेज में निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, एरर आया कितना, तो 25 माइनस 16, 9 का एरर आ गया, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए था, 25, वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और इंटू 100, क्योंकि आप परसेंटेज में आंसर निकाल रहे हो, ठीक है। तो कितना एरर आ गया, 25 से ये 100 कटेगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, और 9 4 था 36, तो एरर आ गया 36% का। पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में बोला है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, अपनी इनकम का वो 75% खर्च कर देता है। बोलता है यदि उसकी इनकम 20% बढ़ जाती है और उसका जो खर्चा है वो भी 20% बढ़ जाता है, तो उसका जो सेविंग में इंक्रीज़ हुआ वो इंक्रीज़ निकालना है परसेंटेज में। तो सबसे पहले उसकी इनकम हमें कंसिडर करना पड़ेगी। उसकी इनकम तो हमें पता नहीं है, तो ये आ गई हमारी इनिशियल स्टेज।
जो इनिशियल स्टेज है जब उसकी जो खर्चा है वो 75% है, वो आ गई हमारी इनिशियल स्टेज। तो इनिशियल स्टेज में खर्चा वो कर रहा है 75% का, पर इनकम तो हमें उसकी पता नहीं है, तो उसकी सबसे पहले हम इनकम मान लेते हैं। यहाँ पे I4 क्या है, इनकम है, उसकी इनकम मान ली हमने 100। ठीक है, अब उसका जो एक्सपेंडिचर है, वो जो खर्च कर रहा है वो कितना कर रहा है, 75%। तो 100 का 75% 75 ही होगा। तो उसकी इनकम 100 थी, खर्चा उसने 75 कर दिया, तो उसकी सेविंग, यहाँ S फॉर सेविंग है, सेविंग कितनी होगी, 100 माइनस 75 तो 25, ये उसकी सेविंग होगी। ये तो आ गई फर्स्ट स्टेज। अब सेकंड स्टेज में क्या हो रहा है, सेकंड स्टेज में क्या हुआ, बोला कि उसकी इनकम जो है वो 20% बढ़ गई। अच्छा, पहले उसकी इनकम कितनी थी, 100 थी। अब 100 में जब आप 20% का इंक्रीज़ करोगे तो जो उसकी न्यू इनकम आएगी, यहाँ पे NI क्या है, न्यू इनकम, वो कितनी आएगी, 120 आएगी। 100 में जब 20% का इंक्रीज़ करोगे तो नई इनकम जो है वो 120 बन जाएगी। ठीक है, आगे बोला है उसका खर्चा भी बढ़ गया, कितना, 20%। अब देखो पहले उसका खर्चा कितना था, 75, तो 75 में जब आप 20% का इंक्रीज़ करोगे तो 120/100, तो नया खर्चा कितना बन गया, यहाँ से उसका नया खर्चा कितना हो गया, ये कट गया, यहाँ से काट लो आप, 2 से कटेंगे ये 6 आ जाएगा, और यहाँ 5 से 75, 15 और 15 को 6 से करोगे 90। तो उसका जो नया खर्चा आ गया, न्यू एक्सपेंडिचर, वो कितना आ गया, पहले 75 था, 20% का 75 में इंक्रीज़ हुआ, तो जो नया खर्चा आ गया वो कितना आ गया, 90। पता चल गया। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो उसकी जो सेविंग होगी, अब सेविंग कितनी होगी, 120 माइनस 90, यही होगी ना उसकी न्यू सेविंग, कितनी होगी, 120 माइनस 90, तो नई सेविंग कितनी होगी उसकी, 30। ठीक है, उसने पूछा क्या, उसने बोला है कि सेविंग में जो इंक्रीज़ हुआ वो इंक्रीज़ आपको निकालना है परसेंटेज में। तो देखो परसेंटेज में जब आप इंक्रीज़ निकालते हो, इंक्रीज़ परसेंटेज, तो कितना आएगा। अच्छा, सेविंग इंक्रीज़ कितनी हुई, पहले सेविंग 25 थी, अब सेविंग हो गई 30, तो कितना इंक्रीज़ हुआ सेविंग में, 5 का। जो पहले सेविंग थी वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी, पहले सेविंग कितनी थी, 25 थी, तो वो डिनोमिनेटर में आ गई। परसेंटेज में आंसर निकाल रहे हो, मल्टीप्लाई 100 आ जाएगा। 25 से ये 100 कटेंगे 4 बार, और 5 गुना 4 करोगे 20%। जो सेविंग में इंक्रीज़ आएगा वो कितना आएगा, 20%। ऑप्शंस तो यहाँ पे खैर दिए नहीं हुए हैं, 20% आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा। पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में बोला है कि 2 नंबर्स हैं, उनको सम करने पे 11 आता है और मल्टीप्लाई करने पे 18 आता है। अब उन नंबर्स के रेसिप्रोकल का सम आपको निकालना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को अगर हमें डायरेक्ट करना हो तो 2 नंबर कौन से ऐसे हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 18 आ जाए और जमा करने पे 11 आ जाए। तो एक नंबर 9 आ जाएगा, दूसरा नंबर 2 आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 18 आ जाएगा और इनका सम करोगे तो 11 आ जाएगा। ठीक है, नंबर्स तो आपको वैसे पता चल गए। डायरेक्ट अगर इस क्वेश्चन को आपने करना है, आपसे पूछा क्या है, इनका रेसिप्रोकल का सम। तो 9 का रेसिप्रोकल 1/9 और 2 का रेसिप्रोकल 1/2, और इनके रेसिप्रोकल का सम आपसे पूछा हुआ है, तो सम निकाल लो। एलसीएम कितना बनेगा, 18 बन जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा, 2 + 9, तो कितना आ जाएगा, 11/18। ये आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है, अदरवाइज़ आपको दूसरे मेथड से इस क्वेश्चन को अगर करना हो तो नंबर हमें यहाँ पता नहीं है, तो नंबर हम एक नंबर हमने x मान लिया, दूसरा नंबर हमने y मान लिया। ठीक है, और इनके रेसिप्रोकल का सम आपको अगर निकालना है तो 1/x + 1/y, तो इनका भी जब आप एलसीएम लोगे, x और y का एलसीएम x y बन जाएगा, और न्यूमरेटर में कितना आ जाएगा, y + x या x + y, ये आ जाएगा। ठीक है, अब 2 नंबर हमने माने हैं x और y। ठीक है, इनका सम आ गया न्यूमरेटर में, तो इनका सम तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है 11, तो ये 11 आ गया। और 2 नंबर का प्रोडक्ट ये डिनोमिनेटर में आ रहा है, और 2 नंबर का प्रोडक्ट आपको 18 दे रखा है, तो यहाँ 18 आ जाएगा। तो वैसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो।
अच्छा, इस क्वेश्चन में बोला है कि अगर एक व्यक्ति अपनी यूजुअल स्पीड से 2/5 की रेट से चलता है तो वो ऑफिस 18 मिनट लेट पहुंचता है, तो आपको बताना है कि उसका यूजुअल टाइम क्या है ऑफिस पहुंचने का। ठीक है, यहाँ पे आपको एक फ्रैक्शन दे रखा है 2/5। अब इस फ्रैक्शन का ही आपको यूज़ करके इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। यहाँ पे 2/5 का मतलब क्या है, ये जो डिनोमिनेटर में 5 है ना, इसको ले लो आप। यहाँ मैं बात करता हूँ स्पीड की बात कर रहा हूँ। दो तरह की यहाँ स्पीड की बात की हुई है उसने। एक तो जो वो न्यू स्पीड का यूज़ कर रहा है, NS यहाँ पे न्यू स्पीड है, और दूसरी एक यूजुअल स्पीड है उसकी, जो सामान्य उसकी गति है। तो यहाँ पे 5 जो है वो रेशो है उसकी यूजुअल स्पीड की। ये 5 जो है और डिनोमिनेटर में वो क्या है, उसकी जो यूजुअल स्पीड है, सामान्य गति है। और जो अभी वो जिस गति से चल रहा है वो क्या है, वो न्यूमरेटर में है, और वो कितनी है 2। ये 2 क्या है, उसकी नई वाली स्पीड है। ठीक है, आमतौर पे वो 5 स्पीड से चलता है, पर उसकी जो अभी वो नई स्पीड जो यूज़ कर रहा है वो कितनी कर रहा है, 2 यूनिट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप, स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब डिस्टेंस तो यहाँ कांस्टेंट है, डिस्टेंस सेम है उसके घर से ऑफिस तक का, डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आ रहा है। अब होता क्या है, ये जो स्पीड है और टाइम है ये एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। रेसिप्रोकल मतलब कि अगर स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा, और अगर स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। मतलब क्या है, अगर स्पीड की रेशो आपके पास 2:5 है तो जो टाइम की रेशो बनेगी वो उल्टी बन जाएगी, 5:2 बन जाएगी। आई बात समझ में आपको। अब हो क्या रहा था, जब वो नई स्पीड से चल रहा है तो उसको जो टाइम लग रहा है वो 5 यूनिट लग रहा है, क्योंकि स्पीड उसकी कम है ना, 2 यूनिट है। और यूजुअली वो जिस स्पीड का यूज़ करता था वो 5 यूनिट होती थी, और जब स्पीड 5 यूनिट होती थी तो टाइम कितना लगता था, 2 यूनिट लगता था। तो यहाँ पे टाइम जो है रेशो में कितना बढ़ गया, 2 से 5 हो गया, तो टाइम रेशो में कितना बढ़ा, 3 यूनिट बढ़ गया, और एक्चुअल में कितना बढ़ा, 18 मिनट। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो 3 यूनिट की वैल्यू है वो 18 मिनट के इक्वल होगी कि नहीं होगी। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 18/3, 6 मिनट। आपको निकालना क्या है कि अगर वो यूजुअल स्पीड से चलता है तो उसको कितना टाइम लगेगा ऑफिस पहुंचने में। तो रेशो में कितना टाइम लग रहा है, अगर वो यूजुअल स्पीड से चल रहा है तो रेशो में कितना टाइम लग रहा है उसको ऑफिस पहुंचने में, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट की वैल्यू तो निकालनी है आपको। 1 यूनिट की वैल्यू आपको मिल गई 6 मिनट, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 6 × 2 12 मिनट। तो अगर वो अपनी यूजुअल स्पीड से चलता है तो उसको ऑफिस पहुंचने में 12 मिनट लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में बोला है कि ए मैन कवर्स 3 इक्वल डिस्टेंसेस। यहाँ पे ये आपने की वर्ड याद रखना है, की वर्ड यहाँ पे इक्वल डिस्टेंसेस है, तो वो 3 इक्वल डिस्टेंसेस कवर करता है एट ए स्पीड ऑफ 10 km/h, 20 km/h एंड 30 km/h रिस्पेक्टिवली। फाइंड द एवरेज स्पीड। अब मान लो उसको ए से बी तक जाना है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक उसको जाना है। ठीक है, और ये बीच में पॉइंट आ गए आपके पी और क्यू सपोज के लिए। ठीक है, अब ए से पी तक का डिस्टेंस d1 मान लिया, पी से क्यू तक का डिस्टेंस d2 मान लिया, और क्यू से बी तक का डिस्टेंस d3 मान लिया। अब ये जो डिस्टेंसेस हैं ये इक्वल है, मतलब ये d1 डिस्टेंस और d2 डिस्टेंस और d3 डिस्टेंस ये क्या है, इक्वल है, ऐसा उसने बोला है। ये जो d1 डिस्टेंस है इसको वो 10 km/h की स्पीड से कवर कर रहा है, ये जो d2 डिस्टेंस है इसको वो 20 km/h की स्पीड से कवर कर रहा है, और ये जो d3 डिस्टेंस है इसको वो 30 km/h की स्पीड से कवर कर रहा है। तो जब डिस्टेंस आपके इक्वल हों तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हो आप। एवरेज स्पीड निकालने का जो फॉर्मूला रहता है वो क्या होता है, 3 × S1, यहाँ पे S क्या है, स्पीड है, S1 स्पीड है यहाँ पे फर्स्ट वाला डिस्टेंस कवर करने के लिए, S1 × S2 × S3 अपॉन
S1 इंटू S2 प्लस S2 इंटू S3 प्लस S1 इंटू S3। तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है जब डिस्टेंस आपके इक्वल हों, डिस्टेंसेस आपके इक्वल हों और स्पीड आपको दी हुई है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड इस तरह से आप निकाल सकते हो। बस यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर लो। तो फर्स्ट वाली स्पीड क्या दी हुई है उसने 10, S2 उसने 20 दे के रखा है और S3 30। तो 3 इंटू 10 इंटू 20 और इंटू 30, ठीक है। अपॉन में कर लो। S1 S2 करोगे आप तो 10 इंटू 20 200 आ जाएगा, प्लस S2 इंटू S3 20 इंटू 30 600 आ जाएगा, प्लस S1 इंटू S3 मतलब 10 इंटू 30 तो यहाँ 300 आ जाएगा। तो इसको जब आप न्यूमरेटर को सोल्व करोगे तो ये 3 दूनी 6 3 18, तो ये 18,000 आ जाएगा, 3 0 लग जाएंगी ना। तो न्यूमरेटर आपका बन जाएगा कितना, ये 18,000 आ गया आपका। अपॉन डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा 6 2 8 और 3 11, ये 1100 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1100 आ गया। ये 2 0 से 2 0 आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगी। 180/11 ये आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। पर इसको भी अगर आपने डेसिमल में चेंज करना हो तो चेंज कर सकते हो आप। तो 11 बनता है 11, तो आपके 7 बचे 70 बना, 11 6 66 डेसिमल लगा, 4 बचा 4 का 40 बना, तो 11 3 33 7 बचा 70 बना, 11 6 66, तो अप्रोक्स में 16.36 किलोमीटर पर आवर। तो ये एवरेज स्पीड आपकी बन जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। इसमें बोला एक आदमी एक काम को 9 दिन में कर सकता है, बी जो है उसी काम को 18 दिन में कर सकता है। बोलता है अगर ए और बी दोनों एक साथ काम करें तो वो काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पे आपने एक फॉर्मूला याद रखना है वर्क का, यहाँ W फॉर वर्क है, वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, ठीक है। और यहाँ से अगर आपने टाइम निकालना है तो कितना आ जाएगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी आ जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करना है आपने। इस क्वेश्चन को करना कैसे आपने, देखो ए जो है वो काम को कर सकता है 9 डेज़ में, ठीक है। यहाँ पे ये टाइम है, T फॉर टाइम है, 9 डेज़ ले रहा है एक काम को करने में। और बी जो है इसी काम को करने में कितना टाइम लेता है, ये 18 दिन लेता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको क्या निकालना होता है, टोटल वर्क निकालना होता है। टोटल वर्क कैसे निकालते हो आप, 9 और 18 का एलसीएम लोगे तो 9 और 18 का एलसीएम आपका 18 ही बनेगा। तो 18 क्या आ जाएगा आपका टोटल वर्क, टोटल काम कितना है। इसके बाद निकालनी होती है हमें एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी और बी की एफिशिएंसी। ए की एफिशिएंसी अगर निकालेंगे हम तो इसका मतलब ये है कि ए जो है वो एक दिन में कितना काम कर सकता है, ठीक है। और एफिशिएंसी अगर आपने निकालनी है तो यहाँ से एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला बनेगा आपका वो क्या बनेगा, वर्क अपॉन टाइम ही बनेगा, ठीक है ना। तो ए की एफिशिएंसी निकालनी है आपने, तो वर्क कितना है, टोटल वर्क 18 है और टाइम कितना ले रहा है ए काम ख़त्म करने में 9, तो 18/9 2, तो ए की एफिशिएंसी 2 आ गई। इसका मतलब ए एक दिन में 2 काम कर सकता है, ठीक है। बी की एफिशिएंसी 18/18, तो बी की एफिशिएंसी 1 आ जाएगी, मतलब बी एक दिन में एक ही काम कर सकता है। अच्छा, अगर दोनों मिल के काम करें तो दोनों की जो एफिशिएंसी आएगी, कंबाइंड एफिशिएंसी ए और बी की, वो कितनी आएगी 2 + 1 3 आ जाएगी। क्योंकि निकालना है कि आपने कि अगर दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो काम को कितने दिनों में ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने टाइम ही तो निकालना है कि दोनों अगर मिल के काम करें तो काम को कितने दिनों में ख़त्म कर देंगे वो। तो एक्चुअल में आपको टाइम निकालना है, तो दोनों का टाइम निकालना है, तो दोनों का अगर कंबाइंड टाइम निकालना है तो दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी आपको चाहिए, इसलिए हमने इन दोनों को प्लस किया, 2 + 1 3 आए हैं हमारे पास। और टाइम निकालने का फॉर्मूला वर्क मतलब टोटल वर्क यहाँ पे 18 है अपॉन एफिशिएंसी मतलब दोनों की एफिशिएंसी कंबाइंड कितनी है 3, तो 18/3 6। तो दोनों अगर मिल के काम करेंगे तो काम को कितने दिनों में ख़त्म कर देंगे 6 डेज़ में। पता चल गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है कि इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ 4 पेन्स एंड 3 नोटबुक्स इज़ ₹190, कि 4 पेन और 3 नोटबुक्स की जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी है 190। पेन को मैं P कंसिडर कर रहा हूँ, नोटबुक्स को N से मैं कंसिडर कर रहा हूँ। अब देखो 4 पेन्स + 3 नोटबुक्स, इनकी जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी है
190 रुपये। ठीक है, आगे क्या बोला है, एंड द कॉस्ट ऑफ 3 पेन्स एंड 4 नोटबुक्स इज़ ₹160। और 3 पेन्स और 4 नोटबुक्स की जो टोटल कॉस्ट है वो 160 है। मतलब 3 पेन्स और 4 नोटबुक्स की जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी है, ₹160। आपको निकालना है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन एंड 1 नोटबुक कंबाइंड। एक पेन और एक नोटबुक की आपको प्राइस निकालने को वो बोल रहा है। अच्छा, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये इक्वेशंस जो बनी ना आपके पास दो, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो आप और ये सेकंड मान लो, इन दोनों इक्वेशन को आपको क्या करना है, प्लस कर देना है। जब दोनों को प्लस करोगे तो पेन कितने हो जाएंगे आपके, 4 + 3 7 पेन हो जाएंगे, प्लस 3 + 4 7 नोटबुक्स हो जाएंगी। और इनकी जो टोटल कॉस्ट बनेगी आपकी वो कितनी बन जाएगी, 190 + 160 कितने आ जाएंगे, ये 350। तो टोटल कॉस्ट कितनी बन गई इनकी, 350। अब देखो लेफ़्ट साइड में आपके पास 7 कॉमन आ रहा है, तो 7 आप कॉमन ले लोगे, ब्रैकेट में बचेगा पेन प्लस नोटबुक और इक्वल टू 350। ठीक है, अब 7 मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ़्ट साइड में, इसको राइट साइड में ले जाओगे तो ये 350 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो 350/7 तो कितना आ जाएगा ये 50। तो एक पेन और एक नोटबुक की जो कंबाइंड प्राइस बनेगा वो कितना बनेगा, ₹50। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि अगर एक स्क्वायर में बड़े से बड़ा सर्कल फिट करना हो तो उस सर्कल का सरकमफ्रेंसिस क्या होगा। और स्क्वायर की साइड आपको दे रखी है 14 सेंटीमीटर। क्वेश्चन समझ रहे हो आप, ये हमारे पास एक स्क्वायर है। अब आपको बोला है कि इस स्क्वायर में जो अगर हम बड़े से बड़ा सर्कल, अब बड़े से बड़ा सर्कल तो यही होगा जो स्क्वायर की साइड्स को टच करेगा। इससे बड़ा सर्कल तो स्क्वायर के अंदर आ नहीं सकता, क्योंकि इससे बड़ा लोगे तो वो स्क्वायर से बाहर हो जाएगा। तो स्क्वायर के अंदर बड़े से बड़ा सर्कल का सरकमफ्रेंसिस आपको निकालना है और स्क्वायर की साइड आपको 14 सेंटीमीटर दे के रखी है। अब देखो जो स्क्वायर की साइड है वही तो इस सर्कल का डायमीटर होगा, जो स्क्वायर की साइड है वही तो इस सर्कल का डायमीटर होगा। तो अगर सर्कल का डायमीटर 14 सेंटीमीटर है तो सर्कल का रेडियस कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। तो जब आपको रेडियस मिल गया तो सर्कल का सरकमफ्रेंसिस तो आप आसानी से निकाल सकते हो। सर्कल का सरकमफ्रेंसिस क्या फॉर्मूला होता है, 2πr। बस यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लो, 2 × 22/7 × रेडियस आर आ गया, 7 आ गया आपके पास। 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो गया, 22 × 2 44 सेंटीमीटर। तो ये सरकमफ्रेंसिस आ जाएगा सर्कल का। ठीक है, तो ये थे आज के लिए क्वेश्चंस। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से पता चल गए होंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।